नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का सादे पीएससी एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता ही है कि सादे पीएससी एकेडमी के द्वारा एक बिल्कुल लेटेस्ट नया बैच अ, चालू किया जा रहा है, जिसमें फोकस किया जाएगा सीजी व्यापम के आगामी परीक्षाओं पर। सीजी व्यापम कहो या छत्तीसगढ़ कर्मचारी मंडल आयोग द्वारा जो भी एग्जाम अब आगे कंडक्ट करने वाले हैं, वो सारे एग्जाम छत्तीसगढ़ कर्मचारी मंडल आयोग द्वारा किया जाएगा और उसी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस चालू की जा रही हैं। तो आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं, जिसको सीजी व्यापम कहीं ना कहीं विलीन हो गया है आपके कर्मचारी मंडल आयोग में, छत्तीसगढ़ कर्मचारी मंडल आयोग में, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही ये क्लासेस शुरू की जा रही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आज हमारा मैथ्स का पहला क्लास है, लेकिन मैथ्स का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज पहले तो संपूर्ण सिलेबस का डिस्कशन एक बार करेंगे कि पूरा सिलेबस क्या क्या आपको कवर करना है, कैसे कवर करना है, और उसके बाद फिर मैथ्स के सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और छोटा सा संख्या पद्धति अपन लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे भाई। अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं करोगे तो फिर बाद में एग्जाम के पास तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे कि आने वाले समय में व्यापम या छत्तीसगढ़ कर्मचारी मंडल आयोग, ठीक है, जिसे हम लोग सीजीएसएसबी कह रहे हैं। ठीक है, हालांकि अभी तक आधारिक नामकरण नहीं हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कर्मचारी सीजीएसएसबी, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो इसी के ऊपर डिस्कशन रहेगा कि इसका सिलेबस, संभावित सिलेबस क्या है। तो संभावित सिलेबस में सबसे पहले जो मैटर करता है वो है आपका गणित, और गणित में भी क्या, मैथ्स, जिसको आप एप्टीट्यूड के नाम से जानते हो, मैथ्स एंड रीजनिंग। ये दो सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। दोनों अलग अलग सेक्शन है भाई, मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक, दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन कौन सा है, तो आपको याद रखना है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है आपका लैंग्वेजेस का, भाषाओं का। लैंग्वेजेस आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्यों ये सारी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे तैयारी करने में क्या गलती करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। लैंग्वेज का बहुत योगदान रहने वाला है। ध्यान रखिएगा किस लैंग्वेज का, एक है हिंदी और एक है आपका इंग्लिश। ये दो लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 100 में से 15 क्वेश्चन इसी के आने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीजी एसएसबी का संभावित सिलेबस क्या होगा, तो यही होने वाला है जो बता रहा हूँ। लैंग्वेजेस दूसरा सेगमेंट, ठीक है। तीसरा सेगमेंट जीएस का है, जीएस। और ये जीएस वाला जो सेगमेंट है ना, ये काफी पेचीदा सेगमेंट है। इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे अपन। तीन कौन कौन से सेगमेंट में, तो ध्यान रखना। एक तो आएगा आपका इंडियन जीएस, इंडियन जीएस। एक सेगमेंट है आपका सीजीजीएस का, सीजीजीएस। और एक सेगमेंट है आपका करंट अफेयर का। मैं 3 सेगमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमको समझ में आए कि किस सेगमेंट का तैयारी हमको पहले करना है और किसको लास्ट के लिए छोड़ के रखना है, या कम ध्यान देना है, या लिमिटेड समय देना है। ठीक है, सीजीजीएस। चौथा सेगमेंट आपका या तो सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव मतलब जिस तरह का एग्जाम हो रहा है, जैसे कि पुलिस भर्ती का हो रहा है तो ट्रैफिक वाला कोई एग्जाम हो रहा है तो ट्रैफिक लाइट से संबंधित कुछ अधिनियम वगैरह आपको सीख कर जाना पड़ेगा। सब्जेक्टिव रहेगा या कंप्यूटर रहेगा। ज्यादा चांस रहता है कंप्यूटर रहे, एक और सेगमेंट कंप्यूटर, क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर से ही सारे काम होते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो कंप्यूटर का काम निश्चित आना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैथ्स और रीजनिंग है, यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से आना है, एकदम डैम श्योर। 30 से 40 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है, 30 से 40 क्वेश्चन आना। दूसरा सेगमेंट ध्यान से समझिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के, हिंदी का 7 होगा, इंग्लिश का 8, टोटल 15 क्वेश्चन इन दोनों सेगमेंट को मिलाकर आना है। 15 क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वेरी कर सकता है। इंडियन जीएस, इंडियन जीएस में आपका बहुत सारा टॉपिक आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक मतलब आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको कॉन्स्टी या पॉलिटी पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, आपको इसी में एनवायरनमेंट पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक,
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सीजीजी इंडियन जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इतने सारे सेगमेंट है और इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो मात्र 25 मार्क्स का रहेगा। 25 मार्क्स का मैक्सिमम आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 25 क्वेश्चन मैक्सिमम, हो सकता है इसको 15 भी कर दे एग्जामिनर। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आएगा इंडियन जीएस से। क्यों? कारण यह है कि सीजीजीएस भी है और सीजीजीएस से आपका 10 क्वेश्चन एकदम डन है, 10 क्वेश्चन सीजीजीएस से डन है और 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से। फिर क्या बच गया? कंप्यूटर। कंप्यूटर से हर एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन आपका, 10 क्वेश्चन। अब जो न्यू बिगिनर्स बच्चे होते हो वो क्या करते हो, आप लोग पढ़ना चालू करते हो ये हिस्ट्री, हिस्ट्री के पीछे पढ़े रहते हो। हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, कॉन्स्टी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है। ये हिस्ट्री कॉन्स्टी ज्योग्राफी में घूमते रहते हो, मोटी मोटी बुक आती है इसकी। आना यहाँ से कितने हैं? आना यहाँ से दो दो चार चार नंबर का है। 4 नंबर यहाँ से आ गया, 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 4 नंबर यहाँ से आ गया और 4 नंबर यहाँ से आ गया। और आप मेहनत करते हो जी तोड़, मालूम है मेरे को, जी तोड़ मेहनत करते हो इन सारे सेक्शन में। तो प्रॉब्लम क्या है? इनका वेटेज ही कम है। पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो 30 से 40 नंबर का सेगमेंट दिख रहा है ना, ये पूरा में पूरा लेके आओ। ठीक है? अभी बहुत सारे बच्चे जो मेरे से कनेक्टेड हैं उन्होंने बताया कि 30 नंबर का जो आपका रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है, मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम, उस 30 नंबर के एग्जाम में से 27 से 28 स्कोर कर रहे हैं। 30 नंबर का आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों के मिला करके 30 नंबर के थे, उसमें 27 क्वेश्चन वो लोग सही कर रहे हैं। ठीक है? और ये भी बोल रहे हैं कि सर एक दो में तुक्का लगाया, वो भी सही लगाया। ठीक है? तो 27 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं इसमें। और आपको भी 27 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन आता है तो 30 में से 27 क्वेश्चन तो यही 27, और अगर 40 क्वेश्चन आता है तो 36 क्वेश्चन। ये तो इतना इतना आपको करके आना ही पड़ेगा। ठीक है? हिंदी और इंग्लिश 15 में 15 बना के आए हैं बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं, वो लोग पूरा 15 में 15 टोटल। ठीक है? सीजीजीएस में 10 में से 10 क्वेश्चन बन रहा है जिन्होंने बनाया है। ठीक है? मार्क्स गिना रहा हूँ, कैसे कट ऑफ ऊपर जाता है बता रहा हूँ। जो जिन लोगों ने करंट अफेयर तैयार किया है, स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी किया है ना, कारण यही है क्योंकि ये इंडियन जीएस सेगमेंट लास्ट में देखना है। टाइम बचेगा, लिमिटेड टाइम देना है, क्योंकि भाई इसमें वेटेज इसका कम है। आपको इसको 3 घंटा ही समय देना है रोजाना का। अगर आप 10 घंटा पढ़ते हो तो 3 घंटा बस दोगे। सेगमेंट बड़ा है, नंबर कम देगा। दो प्रॉब्लम है इसके साथ। करंट अफेयर छोटा सेगमेंट, भरपूर नंबर। सब बच्चों का 8 से 9 नंबर आ रहा है इसमें। या कंप्यूटर 10 में 10 से 10 स्कोर कर रहे हैं साधे से पढ़ने के बाद, 10 में से 10 स्कोर कर रहे हैं साधे के बच्चे। ठीक है? तो कितना नंबर हो गया गिनो तो यहाँ पे, 10 20 30, 30 और 30 30 60 और 60 70 75। 75 नंबर ऐसा है जो बिल्कुल डैम श्योर बनना चाहिए। 70, 75 में से 70 तो डैम श्योर बनना चाहिए। उसके बाद इधर जो इंडियन जीएस है ना, इस 25 में से आपको 15 अगर आप सही बना लेते हो, 25 में से 15 अगर आप सही कर लेते हो, 75 और 15 कितना हो जाता है आप खुद सोचो। 75 में 70 बनाए और ये 15, 85 से 90 क्वेश्चन के बीच आपका अटेम्प्ट रहेगा और उसमें भी 80 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। आराम से 78 से 80 82 के बीच आपका नंबर आएगा और आराम से एग्जाम क्रैक होगा। तो ये चीजें कोई भी टीचर पहले क्लास में बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता? कारण मैं बता रहा हूँ। कोई टीचर इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा हिस्ट्री पढ़ के उसके पास फंसा रहे, ज्योग्राफी पढ़ के उसके पास फंसा रहे, कॉन्स्टी में फंसा रहे, साइंस में फंसा रहे, इकोनॉमिक्स में फंसा रहे, इन्वायरमेंट में फंसा रहे, क्योंकि उसको कोर्स बेचना है। ठीक है? पर साथ ही कोई स्ट्रेटेजी क्लियर है। साथ ही क्या चाहती है, जो एग्जाम में वेटेज जिसका ज्यादा है उसका तैयारी पहले किया जाएगा। ठीक है? उसके ऊपर फोकस पहले रहेगा। क्लियर? कोई डाउट, किसी तरह का क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है? स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि सबसे पहले भैया मैथ्स और रीजनिंग को तैयार करना है। अगर ये नहीं कर सकते तो एग्जाम नहीं निकल सकता, सीधी बात, छोड़ दो एग्जाम की तैयारी करना। दूसरा सेक्शन कौन सा तैयार करना है? लैंग्वेज। आता है करके धोखे में मत रहना, लैंग्वेजेस के क्वेश्चन एग्जाम में कठिन आते हैं। कारण ये है, अगर आप जब तक हिंदी नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं बनेगा। दही पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, क्यों दही पुल्लिंग है तो पुल्लिंग क्यों है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग क्यों है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे एग्जाम में नहीं बनेगा। चांदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये सारी चीजें पूछता है। ठीक है? फिर ऐसा ही आपका क्वेश्चन सीजीजीएस का बहुत वास्ट पोर्शन है, लेकिन कंपेरेटिवली इंडियन जीएस के कंपेरेटिवली सीजीजीएस थोड़ा छोटा है। करंट अफेयर
बस अपडेटेड रहना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ओवरऑल सिलेबस जिसके ऊपर हमको डील करना है। 100 क्वेश्चन यहाँ से आपके आने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं, और इसी के ऊपर ही हमारा डिस्कशन रहने वाला है। इसी के ऊपर ही हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे और इसी सिलेबस के ऊपर ही हम लोग डील करने वाले हैं। चलिए, आज आप लोग का मैथ्स का पहला क्लास है, तो मैथ्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, मैथ्स के टॉपिक्स मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो तो है संख्या पद्धति। ठीक है, आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा अभी संख्या पद्धति के, बेसिक चालू कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो देखो, ध्यान देना, मैं हमेशा जो एप्टीट्यूड का सेगमेंट है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एप्टीट्यूड जो है, ठीक, दो सेगमेंट में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, कारण है, पहले सेगमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, आ गया तो बोनस है, बट एग्जामिनर कम पूछता है। कारण ये है कि ये जो सेगमेंट है ना, ये दूसरे सेगमेंट में आप यूटिलाइज होता है, इसकी जरूरत पड़ती है पहले सेगमेंट की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको आप जानते हो, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, पहला टॉपिक संख्या पद्धति। ठीक, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग इसी में वर्ग एवं वर्गमूल, वर्गमूल। तीसरा पढ़ते हैं घन एवं घनमूल, घन एवं घनमूल, ये सब सिलेबस में है। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे घातांक एवं करनी, सब कराऊंगा, बस आप लोग को रेडी रहना है, घातांक एवं करनी, घातांक एवं करनी। पांचवा टॉपिक क्या पढ़ोगे, पांचवा पढ़ोगे आप लोग अनुपात, समानुपात। एक टॉपिक पहले लिख दिया मैं, एक लास्ट पढ़ोगे सरलीकरण, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, कायदे से ये बच्चे को आना चाहिए, ये 6 यूनिट तो पहले से आना चाहिए, तब कहीं जाके बाकी यूनिट के ऊपर बात बनेगी। चलिए, थैंक यू शंकर लाल। चलिए भाई, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये 6 सेगमेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसके बगैर बाकी के सेगमेंट बन भी नहीं सकते। मतलब ये तो आना ही चाहिए, ये तो सीखना ही है हमको। ठीक है, तो इसमें लिमिटेड चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन टेंशन मत लेना, सर लिमिटेड चीज पढ़ा रहेगा, जितना पढ़ाऊंगा एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, दूसरा, फिर इसके बाद आपका चालू होगा आपके सिलेबस में, आपका जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपका सिलेबस यहीं से स्टार्ट होगा। उसमें दिया रहेगा संख्या पद्धति, संख्या पद्धति के बाद सीधा अगला टॉपिक दिया रहेगा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा पहला। दूसरा टॉपिक अनुपात एवं समानुपात, वहां पर भी लिखा हूं, यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात, ये भी पढ़ना है अच्छे से, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, अनुपात एवं समानुपात। ठीक, तीसरा टॉपिक ध्यान रखेंगे, तीसरा टॉपिक है आपका औसत, औसत, औसत। चौथा टॉपिक है मिश्रण, मिश्रण। ठीक, पांचवा टॉपिक है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिशत, प्रतिशतता। छठवा टॉपिक हमको पढ़ना है लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि। सातवां टॉपिक हमको पढ़ना है लाभ हानि, प्रतिशतता पढ़ने के बाद बट्टा पढ़ना रहता है वैसे तो, उसी के अंदर इंक्लूड मान के चल रहा हूँ। लाभ हानि के बाद हमको बेसिकली पढ़ना है आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। आठवां आपका पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ नहीं छोड़ना है, सब पढ़ पढ़ के जाना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर और क्या पढ़ना है, अभी तो शुरुआत है बस। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर फिर इसके बाद नौवा टॉपिक है आपका चाल समय दूरी, चाल समय दूरी। इसमें आपका एक और सब टॉपिक आता है रेलगाड़ी करके,
रेलगाड़ी, नाव एवं धारा, नाव और धारा। ठीक है। फिर 10वां टॉपिक हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज के बाद आपका अ, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। 11वां टॉपिक आपका रहेगा आयतन। आयतन के बाद आप पढ़ोगे, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, फिर ज्यामिति। हो सके तो थोड़ा सा बीजगणित पढ़ेंगे। तो देख रहे हो भाई साहब, हमारे पास कितने सारे टॉपिक हैं? 13, 6, 19 से 20 टॉपिक है। हो सकता है एक आध दो छूट भी होगा, गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, हो गया है, सारा टॉपिक कवर हो गया है। ठीक है, ज्यामिति के अंतर्गत बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ, भिन्न छूट गया है एक टॉपिक। ये फंडामेंटल्स में भिन्न के बारे में पढ़ना है हमको। किसके बारे में पढ़ना है? भिन्न के बारे में। तो ये आपका सिलेबस है जो हमको कवर करना है। और ये सिलेबस ना फिंगर टिप पे होना चाहिए बिल्कुल। आपको लिख के रखना है कि ये पूरा सिलेबस कवर करना है मैथ्स के अंदर। ठीक है, ये पूरा सिलेबस कवर करना है, कोई भी चीज इसमें से हम नहीं छोड़ सकते। ठीक। तो यार, तो आज का क्लास थोड़ा स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। चलिए। चलिए हेडिंग लगाएंगे, संख्या पद्धति। ठीक है, यूनिट नंबर 1 है आपका संख्या पद्धति, यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। यूनिट 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। आज जो मैंने क्लास में बात बताई है ना, जितने भी बच्चे ऑनलाइन थे, जितने भी बच्चे बाद में वीडियो देखोगे, याद करोगे कि सर ने बोला था कि प्रिपेयर कैसे करना है। ये चीज सीखने में ही साल 2 साल निकल जाता है, वो मैंने पहले ही क्लास में आप सभी को बता दिया है। ठीक है। चलिए, यूनिट 1 संख्या पद्धति। देखिए भैया, संख्याएं होती क्या है? ठीक है। तो संख्याएं गिनने के लिए, जिन संख्याओं को गिनने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या। ठीक है। अब संख्याओं के संख्या पद्धति में संख्याओं के अलग अलग नाम रहते हैं, जैसे कि पूर्ण संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये सारी चीजें क्या होती हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष कुछ इस तरीके से, ये मैं बता रहा हूँ। ये एक्स अक्ष आपका कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से एक्स अक्ष। क्षैतिज अक्ष को हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। ये क्षैतिज अक्ष खींचा मैं। ठीक। और एक वाई अक्ष, लाइन थोड़ा टेढ़ा होगा, चला लेना काम। ये क्या है? हाँ, वाई अक्ष। इस पर इमेजिनरी। अब देखो, इस अक्ष के बात करूं मैं, तो बिल्कुल केंद्र में मैं जीरो को लिख देता हूं, यहाँ पर ये जीरो यहाँ पे है भाई। ठीक। इसके बाद यहाँ से +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, ऐसे ही आपको इमेजिन करना है अनंत तक। अनंत तक। इस तरफ की अगर मैं बात करूं, तो -1, -2, -3, -4, -5, और ये कहाँ तक जाएगा? माइनस अनंत तक। ठीक है, माइनस अनंत तक। चलिए, ध्यान देना। पहली बात, प्राकृतिक संख्याएं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को समझना है। सबसे पहले अगर किसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्राकृतिक संख्या के बारे में या प्राकृत संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखना, वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनती में करते हैं, गिनने के लिए करते हैं। कैसे गिनोगे? ये एक है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनोगे क्या? ये एक बॉटल है, एक यहाँ पर ये
एक रिमोट दिख रहा है तो इसको एक से गिनती स्टार्ट करोगे तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, एक से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनती करने के लिए प्रयोग में लाते हैं उसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। तो याद रखिएगा, जिन संख्याओं का प्रयोग आप गिनती गिनने के लिए करते हो उसे हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा, तो एक से शुरू होगा और अनंत तक रहेगा। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या की अगर मैं बात करूं तो ये एक से शुरू होगा और कहाँ तक रहेगा, प्लस अनंत तक रहेगा। एक से लेकर प्लस अनंत तक हम प्राकृतिक संख्याओं को मानते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। कूट वाला प्रश्न आ रहा है, आप बेसिक मिस करोगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अब देखो भाई, इस एक से पहले एक संख्या और दिख रहा है, जीरो, जो कि न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। इसको भी अगर शामिल कर लिया जाए, इसको भी अगर शामिल कर लिया जाए तो हमारी संख्या की जो ये जो प्राकृतिक संख्या है ये अपने आप में पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए इस जीरो को जब सम्मिलित कर लिया जाता है इस ग्रुप में, इस ग्रुप में प्राकृतिक संख्या के ग्रुप में जब इस जीरो को सम्मिलित किया जाता है तो इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जीरो से लेके प्लस अनंत तक पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। बात समझ में आई क्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिनसे हम गिनती गिनते हैं या जिनका प्रयोग गिनने के लिए करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या के अंतर्गत नेचुरल नंबर आएगा क्या, हाँ आएगा। ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, जैसे कि जीरो। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रहा है। सेम रहेगा हरीश। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस को भी ध्यान में रखकर यही सिलेबस ही आपका रहने वाला है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी जितने मैंने बताए हैं। ठीक है, सेम सिलेबस रहने वाला है। आप बस मेरे साथ पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, काम ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप में मैं डलवा दूंगा, मैं बोल दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दे, वहां से आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि फॉरेस्ट गार्ड किस तरह से आता है। ठीक है, या इंटरनेट पे सर्च कर लेना फॉरेस्ट गार्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आराम से आपको मिल जाएगा, वहां से गाइडेंस ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी जो नया पैटर्न है वो यही बोल रहा है कि मैंने जो पैटर्न बताया वही रहने की संभावना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक, चलो, अब फिर आगे क्या, आगे ध्यान दो। अब देखो, ये जो, अब यहां तक ऊपर वाली बातों को भूल जाओ, अब मैं बता रहा हूं उसको फिर से सुनो। ये जो एक से लेके अनंत तक है ये प्लस वाली संख्या है सारी, एक के बाद एक से लेके अनंत तक ये सब, इनको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या नाम लिया जाता है, और इस प्राकृत संख्या को ही और किस नाम से जाना जाता है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के नाम से जाना जाता है, धनात्मक पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं, जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी दिख रहा है, माइनस एक से लेके माइनस अनंत तक या माइनस अनंत से लेके माइनस एक तक, इसको कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहा जाता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक समझ में आया क्या। धनात्मक पूर्णांक, धन एक से लेके धन अनंत तक धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋण एक से लेके ऋण अनंत तक ऋणात्मक पूर्णांक। और अगर पूछे कि पूर्णांक संख्या किसको कहा जाता है, तो याद रखना माइनस अनंत से लेके, माइनस अनंत से लेके, वहां से माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, इंटीजर कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर, इसको आई से इंडिकेट करते हैं, इंटीजर। ठीक है, अब समझना, पूर्णांक संख्याओं के कितने हिस्से हैं। पहला हिस्सा है धन पूर्णांक, दूसरा हिस्सा है ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और तीसरा हिस्सा है शून्य। शून्य भी तो आ रहा है,
तो इन तीन हिस्सों से मिलकर बना हुआ आपका पूर्णांक, इन तीन हिस्सों से मिलकर बना हुआ आपका पूर्णांक। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपका जो पूर्णांक है वो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो, इन तीनों से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये डायग्राम समझ में आ रहा है? हम्म, ये डायग्राम समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप करेंगे जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं, क्या आपको आज की क्लास समझ में आ रही है अभी तक? चलो, अब अभी भी हम लोग क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, चलो, अब दो और संख्याओं के बारे में समझते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, एक बोल रहा हूँ परिमेय संख्या, और एक मैं बोल रहा हूँ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझना। ठीक है, परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसको आप p बटे क्यू या भिन्न के रूप में लिख सकते हो, जहां पर जहां पर q बराबर नहीं है जीरो के, q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। q बराबर नहीं है जीरो के, ठीक है, q बराबर नहीं है जीरो के, जीरो को छोड़कर कोई भी वैल्यू हो सकता है q का, परिमेय संख्या कहलाएगा। p, ध्यान देना, p बटे जो q है वो कभी भी p बटे q की बात कर रहा हूं मैं, p बटे q के फॉर्म में जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या लिखते हैं। p बटे q मतलब जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहां पर आपको याद रखना है कि q कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, अगर जीरो हो जाएगा तो ये तो अनंत हो जाएगा और अनंत परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आता। ध्यान रहेगा? क्लियर? q कभी भी जीरो नहीं होगा, कंडीशन है वो, हमेशा याद रखना है। आजकल कंडीशनल क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि इसके उदाहरण क्या होंगे सर? तो मैं बोलूं 3/2, ये p बाई क्यू दिख रहा है क्या? 5/4, ये है कि नहीं? माइनस माइनस 2/5, ये भी है, माइनस रहे चाहे प्लस रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? परिमेय संख्या। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट में करके बताओ, ये दो जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? सिर्फ दो लिखूं तो परिमेय संख्या है या नहीं है? अगर मैं सिर्फ दो लिखूं तो ये परिमेय संख्या है या नहीं है, ये बताना है आपको। सिर्फ दो लिखा है मैंने और दो के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि ये दो जो है परिमेय संख्या है या नहीं है, ये बताना है। सिर्फ दो लिखा है, वो परिमेय संख्या है या नहीं है? तो ये समझो भाई, इस दो को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस दो को मैं चाहूँ तो 2/1 तो लिख सकता हूँ। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, p बटे क्यू के फॉर्म में, मतलब ये आपका परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें p बाय क्यू के फॉर्म में, p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? ठीक, अच्छा, इसके अंतर्गत ध्यान दो, पी बाई क्यू, शंकर लाल थोड़ा सा ध्यान देना, ये भी परिमेय संख्या है, दो भी आपका परिमेय संख्या है, 2 3 4 5 6 जितना भी गिनती गिन सकते हैं सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। परिमेय अपरिमेय संख्या के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो भाई अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आपका आएगा, समझना, जैसे कि मैं बोलूं पाई का वैल्यू 3.14 कुछ आता है, ठीक है, मैं बोलूं मैं बोलूं √2 का वैल्यू, मैं बोलूं √3 का वैल्यू, ये खत्म ही नहीं होता है ना, मैं बोलूं 1.3, नहीं नहीं बस, √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। अब इन दोनों संख्याओं को एक साथ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साथ कहा जाता है वास्तविक संख्या। दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। रियल नंबर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या होता है क्या सर? हाँ होता है, इमेजनरी, इमेजनरी संख्याएं होती हैं, आयोटा पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है, आई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है।
आई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लियर? तो वास्तविक संख्या भी क्लियर। ठीक। अब कुछ और चीजें बची हुई हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन के लिए अभी भी रेडी नहीं है। ठीक। अभी भी हमारे क्वेश्चन के लिए हमारा कॉन्सेप्ट रेडी नहीं है। क्वेश्चन के लिए हमको और कुछ समझना पड़ेगा। एक शब्द है क्रमागत संख्या। अगर मैं आपको बोलूं क्रमागत संख्याएं क्या होती है, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, एक दो क्वेश्चन आज बना के जाएंगे। ठीक है, क्लास खत्म होने से पहले एक दो क्वेश्चन अपन करके जाएंगे। क्रमागत संख्याएं। ठीक। क्रमागत संख्याएं की अगर मैं बात करूं, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, तो ध्यान रखना है कि अगर मैं बोलूं पहला संख्या x है, एक है, तो दूसरा संख्या पे अब क्या हो जाएगा, दो, इसके बाद वाला संख्या क्या हो जाएगा, तीन, इसके बाद वाला चार, पाँच, छः, सात, ऐसे ही मैं कहाँ तक सोच सकता हूँ, अनंत तक। क्रम से आने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, क्रमागत। ये इससे पहले जीरो भी आ सकता है, इससे पहले -1 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वन से इसलिए चालू कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, क्रमागत संख्या मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। क्रम से आने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, आपकी क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एग्जाम में इससे प्रश्न सॉल्व होगा क्या, नहीं। आपको बोले एग्जामिनर कि तीन क्रमागत संख्याएं सोचो, तीन क्रमागत संख्याएं सोचो, अगर एग्जामिनर आपको बोलता है तो आपको कैसे सोचना है, आप ये नहीं सोचो कि एक दो तीन, एक सोचता है तीन चार पांच, एक सोचता है छह सात आठ, आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि माना पहली संख्या x है, तो इसके बाद वाली संख्या यहां से यहां कूदने में कितना जुड़ जा रहा है, एक जुड़ जा रहा है, तो अगली संख्या x+1 हो जाएगी। इसके बाद वाली संख्या x+2 हो जाएगी, हर बार एक एक बढ़ते जाएगा। इसके बाद वाली संख्या x+3 हो जाएगी। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है भाई। क्रमागत संख्या अगर सोचने बोले, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2, चौथी संख्या x+3, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। चार सोचने बोले चार सोचोगे, पांच सोचने बोले पांच सोचोगे, 10 सोचने बोले 10 तक सोचोगे। जब क्रमागत संख्याओं के सोचने की बारी आएगी तब आप ऐसे सोचेगा, पहला x है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+2 है, चौथा x+3 है। क्रमागत संख्याएं बोले तब। इसके अलावा भी होता है कैसा, तो होता है बिल्कुल। सम संख्या और विषम संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। सम संख्याएं तथा विषम संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ध्यान देंगे, सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं। तो जब भी मैं सम संख्या सोचने के लिए बोलूंगा तो आप लोग क्या सोचोगे, दो चार, यहीं से तो स्टार्ट करते हो, दो चार छह आठ 10 12, अनंत तक सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही विषम संख्या में सोचने बोलूं तो कहाँ तक सोचोगे, आप बोलोगे सर पहला संख्या एक मान लूंगा, तो दूसरा तीन हो जाएगा, इसके बाद वाला पांच, इसके बाद वाला सात, के बाद वाला नौ। क्रमागत विषम संख्या है सर, है ना, यहाँ पर क्रमागत लगाना छूट गया मेरे से। क्रमागत, क्रमागत, क्रमागत। लेकिन जब आप प्रश्न सॉल्व करने जाओगे तब ऐसे सोचोगे क्या, नहीं, पहला संख्या, ध्यान दो, जब क्रमागत सम संख्या सोचने के लिए बोले प्रश्न में, तब आप सोचोगे पहला संख्या क्या सोचोगे, x। दूसरा संख्या यहाँ से यहाँ कूदने में कितना कितना जंप कर रहे हैं, दो का जंप कर रहे हैं, तो इसके बाद वाला संख्या क्या हो जाएगा, x+2। यहाँ से यहाँ कूद रहे हैं, इसके बाद तो भी दो का जंप कर रहे हैं, तो इसके बाद वाला x+4, इसके बाद वाला x+6, और ऐसे ही हम लोग कहाँ तक चलेंगे, अनंत तक। अगर विषम संख्याओं के बारे में सोचने बोले तब क्या सोचेंगे सर, ध्यान दो इधर। अगर विषम संख्याओं के बारे में सोचने के लिए बोले, क्रमागत तीन विषम संख्या सोचे हो, तो पहला लोगे x, पहला फिर से x लोगे। अच्छा, यहां से यहां जंप करने में कितना जुड़ जा रहा है, एक से तीन में जाने पर कितना जुड़ जा रहा है, तो आप बोलोगे सर दो जुड़ जा रहा है, तो x+2 हो जा रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी तो x+2 हुआ था, वहां भी x+2, दोनों एक जैसा लग रहा है, बिल्कुल एक जैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रमागत सम संख्या बोले चाहे क्रमागत विषम संख्या बोले, कारण क्या है, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो समान है, इसीलिए इनका जो x वाला श्रेणी बनता है वो समान ही बनता है। x, x+2, x+4, गलती नहीं हो रहा है, ऐसा ही बनेगा, x+6। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर मैं x का मान, अगर मैं x का मान 1 रखूं, x बराबर 1 मान लूं, तो यहाँ पर 1+2 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1+4 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1+6 7 हो जाएगा। तो ये क्रमागत संख्याएं आई कि नहीं आई, आ गई ना, क्रमागत आपकी विषम संख्याएं आ गई। यहाँ पर देखो, अगर मैं x बराबर पहले 2 मान लूं,
तो ये दो दो चार हो जाएगा, ये चार दो छह हो जाएगा, ये छह दो आठ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका क्रमागत सम संख्या आ गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि अब प्रश्नों की ओर जाने वाले हैं भाई, एक टाइप तो आज करके जाएंगे। ठीक है, एक टाइप तो आज करके जाएंगे। अब चलो प्रश्न के लिए आप लोग तैयार हो? ठीक है, चलो पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। यदि ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? तो मैंने आपको कहा है कि जब भी सम संख्या सोचने के लिए बोले तो पहला संख्या क्या सोचोगे, एक्स। इसके बाद वाला संख्या क्या सोचोगे, एक्स प्लस टू। और इसके बाद वाला संख्या क्या सोचोगे, एक्स प्लस फोर। और जरूरत पड़ता तो और सोचते। तीन सोचने के लिए बोला हुआ है, तीन मैंने सोच लिया है। पहला एक्स होगा, दूसरा एक्स प्लस टू होगा, तीसरा एक्स प्लस फोर। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग, इन तीनों का योग मतलब किसका किसका योग, एक्स, एक्स के साथ किसका योग, एक्स प्लस टू का योग, इसके साथ फिर किसका योग, एक्स प्लस योग। इन तीनों का जो योग है वो कितना है, 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24। ये लिख दो भाई 24। कितना दिया हुआ है, 24। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 24। कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करो और यहाँ से x का वैल्यू निकालो। तो ये एक एक्स, ये दो एक्स, ये तीन एक्स, तीन एक्स दिख रहा है, 3x प्लस चार दो छह बराबर 24। ठीक, 3x बराबर, इस छह को उस तरफ पक्षांतर करूंगा तो 24 में से छह घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस छह हो जाएगा। 3x बराबर यहाँ से बोल सकते हो कि 24 में छह जाएगा सर तो 18 बचेगा। ठीक, या मैं बोल सकता हूँ कि x बराबर 18 में तीन को इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो भाग में आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, तीन छक्के 18। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अगर x का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू कितना है, 6 है, तो मैं बोल सकता हूँ x का वैल्यू 6 आया है तो x प्लस टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और x प्लस फोर कितना आ जाएगा, 12, 10 आ जाएगा। ठीक है, दो दो जोड़ते जाओ, 6 दो 8, 8 दो 10। बीच वाली संख्या पूछा हुआ है क्या, ठीक बीच वाली संख्या क्या है? तो बता दोगे भाई ठीक बीच वाली संख्या जो है सर, ठीक बीच वाली जो संख्या है वो क्या है? आप बोलोगे ठीक बीच वाली संख्या, ये 8 जो है ठीक बीच वाली संख्या है। यही तो उत्तर है हमारा, यही उत्तर है। ठीक है, 8 आ जाएगा बिल्कुल। दीक्षा सही कमेंट किया आपने। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन, धीरे 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 मैं लेवल को बढ़ाते जाऊंगा। बस आप लोग को भरोसा रखना है, एक यूनिट कंप्लीट होने दो, कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ो। एक यूनिट कंप्लीट होने दो, आपको बिलीव होगा, आपको भरोसा आएगा कि वाकई में हम सीख रहे हैं। ठीक है, मैं जीरो से लेके हीरो तक लेकर जाऊंगा, मेरी गारंटी है। बस जुड़े रहो। कैलकुलेशन भी फास्ट करना सिखाऊंगा। शुरू में कैलकुलेशन हम आराम से कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कैलकुलेशन स्पीड भी हमारी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? ठीक, एक प्रश्न की और चले। चलो भाई, ये आप लोग बना के बताओ, मैं वेट करूंगा। ठीक है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं शुरुआत में बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि शुरू के 4-5 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आने वाले छठवां सातवां आठवां से के 19वां तक का जो टॉपिक है वो आसान है। मुझे बस यहाँ पर मेहनत करना है। चलिए बना के बताएंगे। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर वर्क कर देंगे। कितना मिनट हुआ है ना, देखो तो। 40। आ जाऊंगा कल से। नमस्कार सर। ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। आपका क्लास है? हाँ हाँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क ले लो, कल हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, आप लोग सही बनाइएगा इस क्वेश्चन को।
ठीक है? प्रयास कीजिएगा बनाने का अपने से। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।